The next topic is the solubility of solid in liquid, and we have to study the effect of factors that can affect the solubility, and these three factors are nature of solute and solvent, temperature and pressure. So we have to study the effect of these three factors on the solubility of solid in liquid. So the first factor on which the solubility depends is nature of solute and nature of solvent. क्लास 11th में आपने कई बार ये बात पढ़ी थी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे। एक फैक्टर आपको बताया गया था, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा इंट्रैक्शन का होता है, जिस तरह के इंट्रैक्शन का होता है उसी तरह के इंट्रैक्शन के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। मतलब पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। जैसा NaCl सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन water, and HCl dissolve in water, HCl dissolve in water, water में जा रहे हैं H2O। अब देखिए NaCl में आपने 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा था कि जो सोडियम क्लोराइड होता है ये आयोनिक सॉलिड होता है, और आयोनिक सॉलिड अपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, बट अपने एक्वस सोल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, पढ़ा था आपने। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों आता है? बिकॉज इन एक्वस सोल्यूशन NaCl इज डिसोसिएटेड इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। Na प्लस एंड Cl माइनस बनाने का मतलब कि जब ये प्लस में और Cl माइनस में आ जाता है तो देखिए यहाँ पे दो पोल का फॉर्मेशन हो गया, एक पॉजिटिव पोल बन गया और एक निगेटिव पोल बन गया। सेम वे में H2O जब डिसोसिएट करता है तो बनाता है H प्लस एंड OH माइनस। देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल बन गया। इसका मतलब NaCl पोलर है और H2O भी पोलर है, इस वजह से पोलर में जाके डिसॉल्व हो गया। लाइक HCl डिसॉल्व इन वाटर, HCl में आप देखेंगे H प्लस है, Cl माइनस है, पोलर है, और देखिए H2O में H प्लस है, OH माइनस है, पोलर है, इस वजह से पोलर जो है पोलर में जाके डिसॉल्व हो गया। तो आप यहां से समझ लिए होंगे कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब जो सिमिलर इंटरेक्शंस के होंगे वो अपने सिमिलर इंटरेक्शन के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा नेफ्थलीन डिसॉल्व इन बेंजीन। अब आप जानते हैं कि जो बेंजीन होता है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और जो नेफ्थलीन होता है ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और आपने पढ़ा था कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सब कैसे होते हैं? नॉन पोलर। अब देखिए ये भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी हाइड्रोकार्बन है, और सभी हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? नॉन पोलर। इसका मतलब जो नेफ्थलीन था नॉन पोलर था, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, नॉन पोलर था, तो नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब जो फैक्टर जिस पे डिपेंडेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो द फैक्टर ऑन विच द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स इज लाइक डिसॉल्व लाइक। आपको याद करके रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक। It means it work on a factor like dissolve like, means polar dissolve in polar and non-polar dissolve in non-polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent.
मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। इट मींस इट वर्क्स ऑन अ फैक्टर लाइक डिसॉल्व लाइक। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से मैं बार बार बता रहा हूँ कि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, यहाँ पे आप याद रखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन अ फैक्टर लाइक डिसॉल्व लाइक, इसी को बोलते हैं नेचर। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का फैक्टर सॉलिड इन लिक्विड में समझने के लिए आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व कैसे होता है। जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, तो जब भी आप किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो आप वहां पे देखोगे कि सॉलिड धीरे धीरे करके लिक्विड में डिसॉल्व होगा। इसका मतलब द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट गोज इनटू द लिक्विड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। अब दो नए टॉपिक यहाँ पे, बस दो नए टर्म्स यहाँ पे आपको हम बताएंगे, उन टर्म को समझना है आपको। फर्स्ट जो टर्म हम यूज कर रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं, डिसोल्यूशन। अगर हम किसी देखिए यहाँ पे, अगर हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, सॉलिड सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, तो जब हम किसी सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में किसी सॉलिड सॉल्यूट को मिक्स करेंगे, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे इसके, ये इसमें डिसॉल्व होना शुरू होंगे और इस डिसॉल्व होने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। DISSOLUTION, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। आपके लिए एक नया टर्म है, लेकिन जो डिसॉल्व होने की प्रोसेस होती है उसी को डिसोल्यूशन कहते हैं। कुछ भी नया इसमें नहीं है आपके लिए। डिसोल्यूशन मीन्स क्या, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट गोज इनटू द लिक्विड और डिसॉल्व इनटू द लिक्विड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। और जब ये पार्टिकल यहाँ पे, सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ पे लिक्विड में आते हैं, तो क्या होता है कि इसके सॉलिड सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के कुछ सॉलिड पार्टिकल से जाके कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करने के बाद क्या होता है कि ये यहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं। होता क्या है कि सम solute particles, solid solute particles collide with the another solid solute particles in a solution, in a container, and settle down, and you can say precipitate, and so that process is called crystallization. तो यहाँ पे हम जो दूसरा फैक्टर, दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे आएगा उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होता है। मतलब जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड में मिलाते हैं, तो मिलाए हुए सॉलिड सब्सटेंस के कुछ पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब उनका डिसोल्यूशन हो जाता है, और सॉलिड सब्सटेंस के मिलाए हुए कुछ पार्टिकल आपस में टकरा के सेटल डाउन हो जाते हैं, या बोले कि सोल्यूशन से सेपरेट आउट होना चाहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और जब ये दोनों प्रोसेस किसी सोल्यूशन को बनाने में होती हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रिया को रीच कर जाती हैं। इक्विलिब्रिया मतलब आप समझते हैं कि व्हेन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देन दैट टाइम इक्विलिब्रिया इज ऑब्टेन्ड। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रिया ऑब्टेन्ड हो जाता है, जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है वो अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक पहुंच चुका होता है। ध्यान से समझिए, जब इन दोनों प्रोसेस में इक्विलिब्रिया ऑब्टेन्ड होगा, उस टाइम जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा वो अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पे होगा। मतलब जितना अमाउंट हम उसमें सॉल्यूट का मिला सकते होंगे, मैक्सिमम वो मिला चुके होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इस जैसे ही ये इक्विलिब्रिया को रीच करेंगे, उस टाइम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में अपने मैक्सिमम एक्सटेंट को ऑब्टेन कर चुका होगा। और इसी मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन जब ये ऑब्टेन हो जाता है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, समझ गए होंगे। दिस मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें हम और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होना चाहिए। So the saturated solution is that solution in which no more solute can be dissolved at a specific temperature and pressure. It's called saturated solution.
और ऐसे ही अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को डिफाइन करना चाहें तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज दो सोल्यूशन इन विच more and more solute can be added is called unsaturated solution। तो यहाँ पे आपको दो टर्म आपने यहाँ पे सीख लिया, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये दो हो गए जो आपको प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग के टाइम पे आते हैं। और दूसरा दो टर्म जो और आपने पढ़े, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये जो डिसोल्यूशन है इसका अगले वाले टॉपिक में काम आएगा, इस वजह से डिसोल्यूशन को समझना जरूरी है। डिसोल्यूशन का मतलब कि सॉलिड सब्सटेंस का किसी लिक्विड में मिल जाना, डिसॉल्व हो जाना, डिसोल्यूशन कहलाता है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर आप पढ़ेंगे जिसका सॉल्युबिलिटी और सॉलिड इन लिक्विड पे इफेक्ट पड़ता है, वो फैक्टर का क्या नाम है? टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इस पे। जो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन होता है, अभी आपको बताया कि डिसोल्यूशन क्या है। जो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन होता है दो तरीके का हो सकता है। अगर हमने किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में मिलाया और मिलाने के बाद प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक हो गया, या दूसरा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? एंडोथर्मिक हो सकता है। आपने ये 11th में पढ़ा होगा कि दो तरह के केमिकल रिएक्शंस या कोई भी प्रोसेस दो तरह का हो सकता है, जिसको हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के नाम से जानते हैं। अगर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है या प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, अब यहाँ पे देखिए सॉल्युबिलिटी का कैसा इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था, उसे बोलते थे ली-चाटरले प्रिंसिपल। ली-चाटरले प्रिंसिपल में आपको बताया गया था कि अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो रहा है तो इसको मैक्सिमम एक्सटेंट तक, उस रिएक्शन को मैक्सिमम एक्सटेंट तक ले जाने के लिए हमें उस रिएक्शन के टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। यानी अगर हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं जबकि डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। आप ध्यान रखना कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है डिसोल्यूशन का, तो सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और जब प्रोसेस एंडोथर्मिक है और जब एक्सोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू ली-चाटरले प्रिंसिपल। और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब होता है जिसमें हीट इवॉल्व हो जाए, तो अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को कम करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ध्यान रखना है आपको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में डिसोल्यूशन पे डिपेंडेंट होता है। अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। जो थर्ड फैक्टर यहाँ पे पढ़ना है वो फैक्टर कौन सा है? प्रेशर। आपको एक बात बता दें कि जो प्रेशर होता है उसका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे इफेक्ट जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, निग्लेक्ट कर दिया जाता है। निग्लेक्ट क्यों कर देते हैं, क्यों इनसिग्निफिकेंट हो जाता है प्रेशर का इफेक्ट? क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होता है ये आपने पढ़ा है कि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इस वजह से प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के बाद आपको जहां पे कोई दिक्कत लगती है या जहां पे आपको बेहतर समझ में आता है उसको आप कमेंट में जरूर बताएं हमें कि कहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, जिससे ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व की जा सके। इसी वजह से कुछ बच्चों ने कहा था कि हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लेक्चर होने चाहिए, इस वजह से हमने ये कंटेंट को अलग तरीके से बनाया है। आप एक बार इसको देखें और जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तभी आपको और बेहतर वीडियो आगे मिल पाएंगे। थैंक यू।